नमस्कार। आखिरकार जगदीप धनखड़ का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए सामने आ ही गया और एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ इसी के साथ साथ अब ये लगभग तय हो गया है कि उपराष्ट्रपति पद पर मनोनीत हो जाएंगे या चुन करके आ जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी रोचक बात भी होने जा रही है और भविष्य में जब कभी भी होगी कि भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें साहब कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो है वो प्रत्याशियों का चयन किस अप्रत्याशित तौर पे करती है, ये एक बहुत शोध का विषय होगा। हम सब लोग, मैं पहले भी कहता रहा हूं, कई मौके पे कहता रहा हूं कि हम सब लोग जो हैं वो फेल हो जाते हैं उस प्रत्याशी को चुनने में जो ये चुना जाता है। अगर आप पुरानी इतिहास भूगोल देखें तो उसमें चाहे वो द्रौपदी मुर्मू के नाम की चर्चा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान की चर्चा हो, या उसके पहले कितने भी संवैधानिक पद से लेकर के अन्य पदों को लेकर के जो नाम सामने उभर कर आते रहे हैं, उसमें बहुत साफ होता रहा कि जो प्रत्याशी चुना जाता है या जो वो अटकलों के बाजार से बिल्कुल नहीं होता है। और आप देख लीजिए उपराष्ट्रपति चुनाव में भी क्या हुआ है। मुख्तार अब्बास नकवी से लेकर के जिन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, उनसे लेकर के न जाने कितने नाम चले, आरिफ मोहम्मद खान का नाम चला, न जाने फिर उसके बाद और तो और बीच में अमरिंदर सिंह जो कहीं के भी नहीं थे उनका भी नाम तक आ गया। और ये नाम, ये ठीक है कहीं ना कहीं से चलवाए जाते हैं, चलते हैं, लेकिन जब तर्कपूर्ण बात होती है तो समझ में आता है कि क्या है। अभी खास तौर से जब पसमानदा मुसलमानों को लेकर के एक बातचीत की, संघ प्रमुख ने जो बात की कि एक वर्ग के लोगों को, अल्पसंख्यकों को, उनको भी, सबको, समाज को लेना चाहिए, तभी उनका नारा सबका साथ सबका विकास और पूरा होगा, तो उस पर फिर एक नए तरीके से नाम ढूंढे जाने लगे कि पसमानदा समाज में कौन कौन हो सकता है और कहां से लिए जा सकते हैं, कैसे किया जाएगा। और उस पसमानदा समाज के लिए न जाने कितनी रिसर्च हो गई, लेकिन रिसर्च एक तरफ किनारे रह गई। और जैसे कि मजाक में कहा जाता है कि धान की खेती में जब आप बहुत सारे रिसर्च करते हैं, उत्कृष्ट चावल, उच्च कोटि का चावल, लेकिन जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय होता है वही सामने आता है। यहाँ पर भी यही हुआ कि लोकप्रिय और उपयोगी जो होगा वही सामने आया। तो जगदीप धनखड़ भारतीय जनता पार्टी के लिए उपयोगी साबित हुए, उनकी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित हुए। ये पहले दूसरे जाट होंगे जो देश में उपराष्ट्रपति पद पर आएंगे, और मुर्मू की तरीके से ये पहली बार होगा कि एक अकेला आदिवासी समाज का एक प्रतिनिधि होगा और दूसरा प्रतिनिधि उपराष्ट्रपति पद पर हमारे जगदीप धनखड़ साहब होंगे। जगदीप धनखड़ साहब का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो बहुत रोचक है और बहुत ही अलग किस्म का है। अलग किस्म का इस तरह इन्होंने हर घाट का पानी पिया है, और घर घाट का पानी पीने का मतलब ये है, देवीलाल जी के साथ रहे हैं, देवीलाल किसान पुत्र रहे हैं, इनको भी किसान पुत्र कहा जाता है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बहुत शानदार वकीलों के तौर पर इनका नाम रहा, केंद्र में मंत्री रहे वीपी सिंह के सरकार के दौरान, और फिर उसके बाद इनका जब मोह खत्म हुआ वहां से तो कांग्रेस में आया और कांग्रेस से चुनाव भी लड़ा। लेकिन ये बात उसके बाद 2003 से, यानी कि लगभग 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत उपयोगी चेहरे हुए। जाट चेहरे के रूप में जाटों की लड़ाई एक बड़े तौर पर लाने वाले जगदीप धनखड़ भी रहे हैं। और जगदीप धनखड़ ने जाटों की लड़ाई जिस तरीके से लड़ी है, और खास तौर से जाटों में जो एक इलीट जो स्वर देने का काम जो था वो जगदीप धनखड़ ने किया, उनकी चिट्ठी पत्री का काम उन्होंने किया, और बाद में उनकी वजह से ही केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने उन्हें जाटों को ओबीसी का दर्जा दिया, और फिर उसके बाद अन्य राज्य भी इस पर काम करने लगे। और अभी भी जितने भी आंदोलन यदा कदा आपको जाटों को लेकर के दिखते हैं, वो उसके पीछे
जगदीप धनखड़ साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील होने के नाते लिखा पढ़ी में तो उस्ताद रहे ही हैं, आंग्ल भाषा में यानी कि अंग्रेजी के ज्ञाता होने के साथ साथ वो उस बहस को बहुत आगे तक ले जाते रहे हैं। वैसे जाटों के बारे में तो ये कहा ही जाता है कि जाटों की जमीनें बहुत सारी हैं, उनका रसूख बहुत सारा है, कई बड़े धंधों में वो हैं, चाहे बसों का धंधा हो या बाकी और हो। तो उस समय इनके सामने ही बहुत बड़ी समस्या थी कि कैसे जाट को ओबीसी का कहा जाए। तो ये वही जगदीप धनखड़ साहब हैं जिन्होंने ये बताने की कोशिश की कि गरीब जाट भी बहुत बड़े हैं, बहुत संख्या में हैं, गांव में रहने वाले जाटों के पास जमीन का रकबा कम है, इसलिए उनकी बात सुनी जानी चाहिए, और फिर वो बन गए। इनका ओबीसी से ज्यादा अब इनके भविष्य के इस्तेमाल और भविष्य की ध्वनि के इस्तेमाल के तौर पर देखा जाना चाहिए। जाटों में एक नई लहर जो इनके नाम के साथ साथ आने के साथ जो आई है, उसके पीछे भी कई कारण हैं। पिछले दिनों 2 साल से ज्यादा थे जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, 2 साल का, और उस समय केंद्र सरकार थोड़ा हाशिए पर आती हुई दिखी। उनको प्रसन्न करने का काम भी जाटों का के हिस्से में आएगा, और जगदीप धनखड़ के नाम से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें और राजस्थान का एक बड़ा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि सिद्ध हो जाएगा। और जहां तक चुनावों की और गणित की बात की जाए तो इस जगदीप धनखड़ के चयन का सबसे बड़ा लाभ तो राजस्थान में ही मिलना तय है। राजस्थान में जहां विधानसभा की 200 सीटें हैं और फिलहाल भाजपा के पास 77 सीटें ही हैं, और अगली बार एक जो राजस्थान का क्रम चलता रहा है, इस बार जरूर उसमें रिपीट हुए हैं अशोक गहलोत, लेकिन आमतौर पर वो बदलने का क्रम चलता रहता है, और वो वहां पर जगदीप धनखड़ की जाटों की भूमिका जो है वो बहुत बड़ी रही है, और वो कैसे पक्ष में जा पाती है, या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कैसे जाटों को अपने पक्ष में रखता रहा है, क्योंकि जाट आमतौर पर कांग्रेस के साथ रहे हैं और कांग्रेस को वोट देते रहे हैं। इस बार जरूर रहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष जाट ही बनाया हुआ है, लेकिन अब इस क्रम के बाद में ये उम्मीद भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर सकता है कि जाटों का एक बड़ा वोट बैंक उनके पास आएगा, और वो उनको जो है वो सपोर्ट करेगा। 40 सीटें, 200 में से 40 सीटें ऐसी हैं जहां शेखावती और रीजन में जहां जाट का प्रभाव है, और उसके अलावा लगभग 8 सीट लोकसभा की 8 सीटें हैं जिस पर उनका प्रभाव है। यूं तो पिछली बार भी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए उनको कोई बहुत वो दुविधा नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रदर्शन है कभी भी उल्टा पड़ सकता है, इसलिए पहले से बहुत मेहनत करनी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी इस काम को करती रही लगातार, छोटे से छोटे इलेक्शन को लेकर के भी। उत्तर प्रदेश में जैसा कि मैंने कहा कि अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी इस समय समाजवादी पार्टी के साथ है, इस समय विद इन कोर्ट है ये भी, इस समय समाजवादी पार्टी के साथ हैं, और जयंत राज्यसभा के खुद सदस्य हैं। और जयंत के साथ साथ ये भी है कि उनके एरिया में कितने लोग कितनी सीटें जाटों की हैं प्रभावित, अगर आप इसे देखेंगे तो लगभग मुझे लगता है कि 35 सीटों से ज्यादा विधानसभा की, और 5 से 6 सीटों तक, जिसमें कि बागपत, मथुरा, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर ऐसी सीटें हैं, वो लोकसभा की काफी प्रभावित मानी जाती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सीट जो इस समय थोड़ी सी संकट में है, उस पर भी ये काम हो सकता है। ठीक है, गणित भारतीय जनता पार्टी ने जो सोच के की है, और जब चुनाव होगा तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत आसान था होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद के लिए जो चयन प्रक्रिया है उसमें सभी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य चुनाव देते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स के वोटर नहीं होते हैं, लेकिन और एक तरीके से हिसाब से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत लोकसभा में तो है ही, सभी जानते हैं, राज्यसभा में भी बहुमत के आसपास हैं, और जब ज्वाइंट होगा तो तय बात है कि इनका चयन चुना जाना पक्का है। लेकिन इनके
इनके रोचक अंदाज को देखते हुए वो इनके साथ अब बहस भी राज्यसभा में देखना बहुत रोचक होगा। और भारतीय जनता पार्टी को दाद देनी होगी कि वो चयन में अपनी एक दिशा देता है, अपनी एक उसकी खामियां निकाली जा सकती है कि साहब आपने अल्पसंख्यकों को नहीं रखा, या आपने इस वर्ग को नहीं रखा, या आपने और कुछ भी बात की जा सकती है। लेकिन जगदीप धनखड़ के चयन के पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, ये अपने आप में बहुत स्पष्ट है। पंजाब में जो धनी जाएगी उसका प्रभाव हरियाणा पर होगा, और हरियाणा में जो अगले वर्ष चुनाव होने हैं वहां पर हम सब जानते हैं 10 सीटें लोकसभा विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसके बाद 10 सीटें जब उसकी होगी लोकसभा की, उनमें काफी ज्यादा सीटों पर, लगभग 6 सीटों पर जाटों का प्रभाव माना जाता है लोकसभा में, और विधानसभा की भी करीबन 50 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां जाटों का प्रभाव माना जाता है। और हरियाणा में इसलिए महत्वपूर्ण है कि हरियाणा में इस समय नॉन जाट मुख्यमंत्री काम कर रहा है, और अगर वो समीकरण, अगर वो जगदीप धनखड़ की गणित वहां काम आ गई तो फिर वो जो नॉन जाट और जाट का समीकरण है वो हरियाणा के लिए एक नया रास्ता साबित करेगा। वो बात दूसरी है कि भारतीय जनता पार्टी ने दुष्यंत कुमार को साथ रख रखा है जो देवीलाल परिवार से आते हैं, और वो क्रम आगे भी बढ़ने की स्थिति में होगा। इनकी काबिलियत का जहां तक सवाल है, वो इस समय आखिर चुना क्यों गया उनको, ये भी एक देखना बहुत जरूरी होगा। पश्चिम बंगाल में इन्होंने 2019 के बाद से, जब से ममता बनर्जी के साथ काम करना शुरू किया, तो जो ध्वनि एक कार्यकर्ताओं को चाहिए, क्योंकि ममता सरकार से भारतीय जनता पार्टी को कोई सहयोग तो मिलना नहीं था, तो वो जो लड़ाई का मोर्चा एक हिस्से से अप्रत्यक्ष रूप से जगदीप धनखड़ ने संभाल रखा था, उससे बहुत मनोबल वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलता रहा है। और या गाहे बगाहे वो ममता सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर बड़े स्तर पर सवाल उठाते रहे हैं, और वो सवाल के कारण कई बार ऐसा भी हुआ है, केंद्र की शक्ति के कारण और जगदीप धनखड़ की शक्ति के कारण वहां पर कार्यकर्ताओं को एक शय मिलती रही है, एक उनको प्रश्रय मिलता रहा है, और वो आगे बढ़ने के क्रम में काम आता रहा है। ममता बनर्जी को कानून व्यवस्था के दायरे में रखने में भी उन्होंने बड़ी भूमिका रखी है। और वैसे बात दूसरी कि ममता बनर्जी उनसे कई बार आगे भी निकली है, और अभी हाल में कुलपतियों के नियुक्ति में उन्होंने सब अधिकार राज्यपाल से छीनकर, दुनिया के देश में जो राज्यपालों के पास में कुलपति के अधिकार हैं वो पहली बार ममता बनर्जी ने छीन लिए और अपने पास सब वो हक कर लिए। लेकिन उससे उनकी सेहत पे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा, वो अपना काम अपने ध्येय के साथ करते रहे, और एक तरीके से उन्होंने ये कहा जा सकता है कि एक आधार भारतीय जनता पार्टी को जरूर वहां प्रदान किया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को काफी लाभ होता रहा है। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है जगदीप धनखड़ साहब की, कि उनका जो व्यक्तिगत प्रभाव है वो बहुत मस्त मौला रहे हैं वो, और ये उनकी खूबी सुप्रीम कोर्ट में भी नजर आती थी, पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा का संचालन करते थे तब भी नजर आती थी। वो वन लाइनर बहुत अच्छे सुनाते हैं, सुरेश शर्मा की तरीके से। वो वन लाइनर उस चुटीलेपन में के लिए ख्याति है उनकी, और उनके बयान को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सही रहते हैं। ये बात दूसरी कि कभी भी उन्होंने राज्यपाल की गरिमा को नहीं ठेस पहुंचाई है, और इस कारण से ये माना जाता है कि राज्यसभा में भी उनकी बहुत, क्योंकि राज्यसभा का संचालन आसान काम नहीं होता है, बतौर उपराष्ट्रपति वहां ये भूमिका उनका, ये जो पुराना काम है या पुरानी स्थितियां हैं, जो दौर है, उसमें वो काम आएगा। धन्यवाद।